हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी और हमने समझा था कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लाइफ टाइम रिकरिंग इनकम जनरेट की जा सकती है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम घर बैठ के काम कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होगी, इसके अलावा इसके क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। हम उसे एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे ताकि जिन लोगों को अब तक ये बात समझ नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। इसके अलावा हम ड्रॉप शिपिंग को देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंस है। हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स को समझने की जो आगे जाके हमें बेनिफिट देगी। स्टेट्स, एनालिटिक्स और एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो हमारी रिपोर्ट्स होगी उसको समझने के लिए कि हम किस तरीके से उन रिपोर्ट्स को समझ सकें, किस तरीके से हम अपना कन्वर्जन कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था क्लास में रजिस्ट्रेशन के हवाले से। मैंने एक लिंक शेयर किया था, मैं इस वीडियो के एंड में भी लिंक शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मौजूद होगा। जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो काइंडली रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई फीस नहीं है। उसका बेनिफिट ये होगा आप लोगों को कि इन क्लासेस के आप लोगों को जो है वो नोट्स वहाँ पे शेयर किए जाएंगे, इससे रिलेटेड रिसोर्सेज वहाँ शेयर की जाएगी। आप लोगों के क्वेश्चंस अगर आप कोई हमारी टीम से पूछना चाह रहे हैं या मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं वहाँ पर। हम उसका कोशिश करेंगे जितना जल्दी आप लोगों को जवाब दे सके। आप लोग क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, उसका भी आप लोगों को जो है वो जल्दी जवाब दे दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है उनको इस वीक के अंदर जो है वो गूगल क्लासरूम में ऐड कर दिया जाएगा और आज की क्लास के हवाले से रिसोर्सेज और नोट्स और हमारी जो नेक्स्ट वीक की क्लास है उसके हवाले से भी जो है वो कुछ रिसोर्सेज शेयर की जाएगी ताकि नेक्स्ट क्लास जब आप लोग अटेंड करें तो आप लोग उन रिसोर्सेज से गो थ्रू हो चुके हों और आप लोगों को आइडिया हो कि हम क्या करने जा रहे हैं और उस चीज़ को समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, आज की क्लास के अंदर हम देख रहे हैं कि घर से काम करने के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट है जो आप में से हर एक को इजीली समझ आ जाएगा वो ये है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइमिंग के हवाले से। जो टाइम हमें करना है, जिस तरीके से भी हमें मैनेज करना है टाइम को, हम कर सकते हैं। कोई हमारा बॉस नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम खुद अपने बॉस है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई आपको पिन पॉइंट नहीं करने वाला होता है कि आपको इस टाइम पे काम करना है और इस टाइम पर जो है वो आपको काम नहीं करना है। आप अपने हिसाब से इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कस्टम एनवायरनमेंट। जिस भी एनवायरनमेंट में आप काम करना चाहें कर सकते हैं। कभी आप एक रूम में बैठे हैं, कभी दूसरे रूम में बैठे हैं, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए। क्लोथ्स, आपको बिल्कुल भी जो है वो ऑफिस की तरह तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल घर के कपड़ों में आप जो है वो बैठे हो। उसका रीज़न ये है कि जब तक आप रेडी नहीं होते आपको मोटिवेशन नहीं आती। तो वो मोटिवेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है काम को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। वो मोटिवेशन जब तक नहीं मिलेगी, वो मोटिवेशन आप खुद अपने आप को दे सकते हैं, कोई और आपको मोटिवेशन देने नहीं आएगा क्योंकि आप खुद काम कर रहे हैं। तो मोटिवेशन आप लोगों को जो है वो खुद जो है वो करनी पड़ेगी, अपने जो है वो जनरेट के किस तरीके से आप कर सकते हैं काम। ईजियर टू मेक कॉल्स, कोई मना नहीं कर रहा कॉल्स करने से। जिसे कॉल करनी है कॉल करें, आराम से बात करें। वीकेंड्स आप अपना प्लान कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप लोग प्लान करना चाहें। कोई ऑफिस डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, कोई शोर नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। आप खुद, जैसे मैंने बताया, अपने बॉस होते हैं तो आप बॉस की तरह बिल्कुल काम कर रहे होते हैं। कहीं आना जाना नहीं है, कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है, कोई जो है वो आपके फ्यूल के पैसे नहीं लग रहे तो आप उसके अंदर जो है वो पैसे भी बचा रहे होते हैं। ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई क्राउड नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप जो है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हर एक सोचता है कि मैं जो है वो घर से काम करूं। ये बेनिफिट्स दोनों तरीके से हैं। आप अगर इसको एज अ साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं तो भी, फुल टाइम करना चाह रहे हैं तो भी, दोनों तरीके से जो है वो आपको जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है।
जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके मौजूद है। कम्युनिकेशन से इंसान सीखता है। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं, दुनिया से बिल्कुल थोड़े से कटे हुए रहते हैं, आपको नहीं पता होता कि क्या अपडेट्स हैं क्या नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो मैंने भी शुरू में फ़ील किया था, लेकिन फिर ऐसा कि हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है। सोशल मीडिया को हम वेस्ट करने के बजाय हम दुनिया से कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं, न्यूज़ रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इन टच रहकर जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। लोनलीनेस फील होती है जब आप बिल्कुल घर से ही काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि बस मुझे काम करना है, ना कोई बात करने वाला है, तो थोड़ा सा जो है वो हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, होम की कुछ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे मैंने लास्ट हमारे क्लास के अंदर कहा था कि अम्मी ने कहा कि दही लेकर आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती रहती है। आप लोगों को अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना होगा कि वो डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप जिस भी टाइम पे जॉब कर रहे हैं, जो दिन में जॉब कर रहे हैं वो शाम के टाइम में या रात के टाइम में 1 आध घंटा निकाल लें जिसके अंदर वर्किंग कर लें। ये जो फुल टाइम कर रहे हैं वो भी इस तरीके से उसको मैनेज करें कि वो डिस्ट्रैक्शंस ना हो, क्योंकि ये आपको खुद अपना टाइम मैनेज करना है। आपको खुद अपना टाइम मैनेज करना है कि किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। आप अगर टीम के साथ काम कर रहे हैं, लेट से आपने राइटर्स को हायर किया हुआ है या आप जो है वो एडवर्टाइजर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो टाइम जोन का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप पाकिस्तान में और यूएस का अगर जो है वो आपने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तो वो वहाँ से जब आपको कम्युनिकेशन करना होता है तो वहाँ पर हमारे पास टाइम जोन का डिफरेंस आ जाता है, तो हमें उस टाइम जोन के हिसाब से वर्किंग करनी पड़ती है। अच्छा, वीकेंड्स हमने देख लिया। कुछ फ़ायदे हैं कि वीकेंड प्लान कर लेते हैं हम। अक्सर ऐसा होता है कि वीकेंड पर जो है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वो हमारा सीज़न है एफिलिएट का, या जो है वो हमारी सेल्स ज़्यादा हो रही है तो हमें उसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वीकेंड्स पर नॉर्मली जो है वो सेल्स बढ़ जाती है। कुछ जो है वो ऐसी कैटेगरीज है, कुछ ऐसी नीश है जिसके अंदर वीकेंड पर सेल्स ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हमें वीकेंड प्लान करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मोटिवेटेड रहना थोड़ा सा इशू होता है जब आप लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं, जब आपको जो है वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता, तो आप थोड़ा सा जो है वो मोटिवेटेड नहीं होते। इसके अलावा स्टार्ट में ऐसा होता है कि आपको मतलब आपकी सेल्स नहीं स्टार्ट होती, तो वहाँ पर उस मोटिवेशन को कंटिन्यू रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग जो है वो काम करने के बाद थोड़े टाइम में छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे उन वेबसाइट्स ने भी बेनिफिट दिया है जिन पर मैंने अराउंड 17-18 ईयर्स पहले काम किया था। तो अगर मैंने 17 ईयर्स पहले किसी वेबसाइट पे काम किया था और वो मुझे आज जाके बेनिफिट दे रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितना मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो अगर आप ये सोच के चलें, जो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि कभी भी ये ना सोचें कि साइट सेल नहीं देगी, पॉजिटिव रहे। टाइम लगता है, ये कोई क्विक मनी जनरेटिंग जो है वो स्कीम नहीं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बिजनेस बता रहा हूँ। ये एक बिजनेस है, जितना आप टाइम देंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना जल्दी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं, कुछ चीज़ें ट्रेंड के हिसाब से सेल हो रही होती हैं, तो वो टाइम लगता है उस ट्रेंड को आने में, उस सीज़न को आने में टाइम लगता है। तो अगर जैसे अभी अगर मैं कहूँ कि अभी अगर मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, तो अभी क्रिसमस आने वाला है, ठीक है, तो क्रिसमस का काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमारी ऑफिस के वाले से देखा जाए तो हमने क्रिसमस के लिए जो भी हमें प्रमोशन वगैरह रेडी करनी थी वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे के लिए फिर चीज़ें होती है, वो एक जो है वो ट्रेंड है, एक सीज़न है कि जिसके अंदर कुछ जो है वो आइटम्स हमारी सेल हो रही होती है, तो हम उसकी प्रमोशन की तरफ जाते हैं। तो अगर आप जैसे मैं कहूँ कि आज अगर मुझे काम स्टार्ट करना है तो मैं वैलेंटाइंस डे के लिए फोकस करूँगा, उसके बाद अगर मुझे काम स्टार्ट करना है तो मैं मदर्स डे के लिए करूँगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आगे प्लान होती है कि हम आगे देखते हैं कि क्या सीज़न आ रहा है, उसके लिए फिर हम जो है वो वर्किंग करते हैं। लेट से अगर मैं अभी क्रिसमस के लिए काम स्टार्ट करूं और मैं सोचता रहूँ कि क्रिसमस से सेल होगी और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी क्रिसमस के लिए मैं जो है वो सेल्स जनरेट कर सकूं, तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्रिसमस के लिए। अगर मैंने कुछ ऐसी आइटम्स अभी लॉन्च की है एफिलिएट के हवाले से जो कि क्रिसमस में ही सेल होती है, तो मुझे अभी नेक्स्ट क्रिसमस के आने का वेट करना पड़ेगा। तो वो जो टाइम पीरियड है जो गुजारना है, उस टाइम पीरियड में मोटिवेशन को जो है वो
कंटिन्यू रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वाईफाई के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं घर में। हमारे पास इतना अच्छे इंटरनेट कनेक्शन नॉर्मली हम घर में नहीं रखते हैं। नॉर्मल होता है कि हमें सोशल मीडिया यूज़ करना है और ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ये वर्किंग करते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें कि वाईफाई को बेहतर कर लें, थोड़े अच्छी स्पीड के अंदर जो है वो वाईफाई कनेक्शन एक ले लें, ताकि आप लोगों को उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि जब हम काम करना होता है हमें, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि अपलोडिंग नहीं हो रही है, या हम जो है वो बैनर डाल रहे हैं, बैनर के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं हम। तो थोड़ा सा एक कोशिश करें कि एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन जो है वो घर पर लगवा लें। किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जा सकता है और किस तरीके से मोटिवेटेड रहा जा सकता है। अपने टाइम को इस तरीके से स्केड्यूल करें कि आप जो है उसके अंदर डेली वर्किंग कर सकें। ऐसा ना हो कि किसी दिन आप सुबह में प्लान कर रहे हैं कि मैं सुबह में काम करूंगा, या मैं रात में काम करूंगा, या जब टाइम होगा तब मैं काम कर लूँगा। तो अगर आप इस तरीके से काम करते जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट कभी भी नहीं रहेगी। अगर आपने सुबह सोचा कि ठीक है अभी मैं मूड नहीं हो रहा, मैं रात को काम करूँगा, और रात को फिर जो है वो कोई इशू हो जाता है, लेट से पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इशू है वो आ जाता है, या कोई और ऐसा इशू आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, फैमिली की कोई गैदरिंग हो जाती है, कोई मेहमान आ जाते हैं, तो फिर वो जो है वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो अगर आपने प्लान किया हुआ है कि मैं मॉर्निंग में काम करूँगा, तो आप उसको जो है वो उसी टाइम के हिसाब से कोशिश करें कि काम करें, या पहले से जो है स्केड्यूल करके रख लें कि ठीक है मुझे जो है वो रात में काम करना है, तो मैंने उसका जो है वो प्लान बना के रख लिया कि किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेजिग्नेटेड स्पेस। वैसे तो हम कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन एक फील आता है अगर आप एक डेजिग्नेटेड स्पेस बना दें, एक टेबल सेटअप कर दें, एक ऑफिस एनवायरनमेंट बना दें, तो आपको खुद एक फील आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता कि मैं फारिग बैठा हूँ। डिस्ट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है। अगर हम कहीं पर भी बैठे हैं तो काम करते करते हम जो वो फेसबुक चलाना स्टार्ट कर देंगे, या साथ में टीवी चल रहा है तो हम जो है वो किसी मूवी के अंदर जो है वो लग जाएंगे कि मूवी देखने बैठ गए या कोई ड्रामा देखने बैठ गए। तो वो फिर जो है वो इस तरीके से काम नहीं हो सकता। अगर आपने एक टाइम सेट किया है कि मुझे 1 घंटा जो है वो अपने इस एफिलिएट बिजनेस को देना है, तो उसको इसी तरीके से स्केड्यूल करें कि आप उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। कोशिश करें एक अलग स्पेस बना लें, एक अलग टेबल बना लें। फैमिली को भी पता होगा ठीक है जब ये यहाँ बैठा है इस वक्त ये काम कर रहा है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस तरीके से हम जो है वो थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम थिंग्स टू डू की एक लिस्ट बना लें। हम अपना वीक प्लान कर लें, मंथ प्लान कर लें, डे प्लान कर लें कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है। हम जब तक प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगे हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। डिस्ट्रैक्शंस आती रहेगी, प्रॉब्लम्स आती रहेगी। अगर आपने कोई अपनी थिंग्स टू डू लिस्ट मैनेज नहीं की है तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम। बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, हर मोबाइल के अंदर जो है वो एप्लीकेशन मौजूद होती है, नहीं है तो इंस्टॉल की जा सकती है। एक राइटिंग पैड रख लें जिससे आप अपनी जो है वो लिस्ट बना लें, तो जो होता जाए उसे मार्क करते जाके ये कंप्लीट हो गया। तो एक टास्क लिस्ट आपके पास होगी कि मुझे जो है इस प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ें करनी है। वो भी हम आगे जो है वो जाकर हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से एंड तक क्या क्या उसकी जो है वो टाइमलाइन होती है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो हम वैसे भी एक आगे जाकर एक शीट बनाएंगे, तो आप चाहे तो उसी शीट को जो है वो प्रिंट आउट निकाल के रख लें या टाइप करके रख लें कि ठीक है हम उसको जो है वो मार्क करते रहें कि ठीक है ये काम हो गया, ये काम ये मैं इस दिन करूँगा, इस टाइम पर करूँगा। तो इस चीज़ को हम आगे जाके प्लान कर सकते हैं, और ये जितना हम प्लान करके चलेंगे उतना हमारे लिए ईजी रहेगा। उसके बाद कुछ प्रोडक्टिविटी एप्स को जो है वो एक्सप्लोर करें। हर काम अगर आप मैनुअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया थिंग्स टू डू लिस्ट, तो ऐसी एप्लीकेशन आती है, रिमाइंडर्स आते हैं जो आपको जो वो याद दिलाते रहते हैं, ठीक है। मीटिंग्स वगैरह के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि कुछ प्रोडक्टिविटी एप्स को जो है वो डिस्कवर करें कि वो क्या हैं, किस तरीके से आप अपने काम को ईजी बना सकते हैं। आगे जब हम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो हम कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे कि जिन लोगों को डिज़ाइनिंग नहीं आती वो किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जब हम डिस्कस करेंगे बैनर की बात करेंगे, आगे हम लेआउट की बात करेंगे, तो लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि भाई मुझे डिज़ाइनर भी हायर करना है,
ठीक है। या जब हम कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट के लिए भी एप्लीकेशन आती है, वो कंटेंट आपको खुद लिख कर दे देती है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो जिन चीज़ों को हम आसान बना सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, तो हम कोशिश करें कि हम जो है वो उनको एप्लीकेशन के थ्रू वर्क करें, सारा काम मैनुअली या खुद से करने की कोशिश ना करें। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया, ये अगर मैं कहूँ तो शैतान है, ठीक है। हम काम कर रहे हो, बैठे बैठे जो है वो फेसबुक पे कोई मैसेज आया, हम उस पर गए, वीडियो देखी, वहाँ से फिर हम स्क्रॉल करते करते जो है वो अपनी एक सोशल मीडिया की दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ से फिर हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे और कुछ भी नहीं होता। कोशिश करें सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हैं, ख़ास तौर पर इस टाइम के अंदर जो आपने काम के लिए सेट किया है, इस टाइम के अंदर सोशल मीडिया को दूर रखें। हाँ, सोशल मीडिया यूज़ करना है, अगर काम के लिए कर रहे हैं ठीक है, उसे एक लिमिटेड रखें काम के लिए। एक अलग से सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट कर ले, जहाँ पर आपने कोई फालतू फ्रेंड्स ना रखे हों, कोई भी आपने एक्स्ट्रा जो है वो पेजेस लाइक ना किए हों, कोई ग्रुप ज्वाइन ना किए हो, वो आईडी आपकी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपने जो है वो पेजेस लाइक किए जो आपके काम के हवाले से हैं, वो ग्रुप ज्वाइन किए जो आपको आगे हेल्प करेंगे मोटिवेटेड रहने के लिए, किस तरीके से आप आगे काम कर सकते हैं। आपके जो एफिलिएट नेटवर्क्स है उनके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको न्यूज़ मिलती रहे कि क्या नई चीज़ें आ रही है, क्या उनकी न्यू ऑफर्स आ रही है। तो उस अकाउंट को उस काम के दौरान यूज़ करें, ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट भी देगा, आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेगी उससे कि आप अपने काम को किस तरीके से और ज़्यादा जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि मैं काम कर करके थक गया, मैंने 1 घंटा प्लान किया है, मैंने वो 1 घंटे का काम जो है वो 2 घंटे तक मैं करता चला गया, उसके बाद फिर मैं बर्नआउट होना शुरू हो गया कि नहीं, ये जो है वो मेरे बस का काम नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं नहीं कर सकता। तो बर्नआउट ना हो, ईजी लेके चले, जितना काम आप एक दिन के अंदर कर सकते हैं, जितना आपको लगता है। अगर आप जॉब करें, जॉब के साथ आप जितना टाइम दे सकते हैं, बिल्कुल बर्डन लेके उसको काम ना करें, उसके अंदर इंटरेस्ट लेके काम करें। आपको मज़ा आना चाहिए, जब तक मज़ा नहीं आएगा उस काम के अंदर, आपको लगेगा कि ये बोझ है, और आप कुछ टाइम के बाद बोलेंगे नहीं हो रहा मुझसे, मैं छोड़ देता हूँ इसको, मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मेरी जॉब डिस्टर्ब हो रही है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो इस चीज़ से डिस्टर्ब ना हो, इसको कोशिश करें कि प्लान करें इस तरीके से कि आप उससे थक ना जाए, ठीक है। ब्रेक्स लेते रहें, कुछ नहीं बैठ सक रहे, नहीं काम हो रहा, कुछ ब्रेक्स ले लें, ठीक है। वीकेंड, जैसे मैंने कहा कि वीकेंड अगर आपका काम का है, आपको नहीं लगता कि नहीं मुझे वीकेंड ब्रेक चाहिए, ठीक है, तो आप उस वीकेंड में ब्रेक ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप वीकेंड पर जो है वो काम करते रहें, ठीक है भाई मैंने पूरा हफ्ता जॉब की, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इस वीकेंड पर जो है ना बस 10 घंटे जो है ना वो बैठ के काम ही करूँगा। तो इस तरीके से नहीं होगा काम, आप खुद थकना स्टार्ट हो जाएंगे, आप जो है वो खुद फील करेंगे कि नहीं मुझे जो है वो ये काम समझ नहीं आ रहा, और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो ड्रॉप करने स्टार्ट कर देंगे। अपने आप को रिवॉर्ड दें, कुछ अचीवमेंट पॉइंट्स बनाएं, मेरी सेल होगी मैं ये करूँगा, ठीक है। फैमिली के साथ कुछ सेट कर लें कि ठीक है ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, हम शॉपिंग पे चलेंगे, कहीं पर भी कुछ भी प्लान, जो भी आपको प्लान करना है, अपने आप को रिवॉर्ड दें, वेकेशन प्लान करें, अपने आप को खुश रखें। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देना स्टार्ट करेंगे, आप अपने टास्क सेट करेंगे कि इस टास्क के बाद मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपको एक खुशी मिलेगी और आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होंगे कि हाँ ठीक है मुझे अब ये भी अचीव करना है, मुझे ये भी अचीव करना है। अपने आप को रिवॉर्ड देते जाए। तो ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन आप खुद फील करेंगे कि आपको इसके अंदर एक जो हैप्पीनेस मिलेगी काम करने में, तो वो आपको जॉब में भी नहीं मिलती, ठीक है। फैमिली में किसी को भी एक मतलब डेजिग्नेट कर दें कि ठीक है, वो आपको पूछता रहे आज काम किया, क्या किया, क्यों काम नहीं कर रहे हो, इतना जल्दी क्यों फारिग हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एज अ बॉस वो हो, लेकिन एक आपको एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि ठीक है आज आपने डिस्कस किया कि भाई मुझे आज ये काम करना है, ठीक है। तो आपको एक जब आप बता देते हो कि हाँ ठीक है मैंने ये काम किया, तो आपको खुद अंदर से भी एक जो है वो लाइट महसूस होता है कि हाँ ठीक है मैंने ये काम जो है वो कर लिया है, आपको अच्छा लगता है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो जब आप किसी को अकाउंटेबल बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा होगा कि हाँ ठीक है मुझे जो है वो भी बताना है कि ये काम मैंने किया है या नहीं किया है। अच्छा, रिसोर्सेस,
जिन लोगों को बिल्कुल भी एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता था, जिन्होंने कभी नहीं किया, ठीक है, उनके लिए ये टिप्स हैं कि वो किस तरीके से रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड स्पेस हमने देख लिया कि एक डेजिग्नेटेड स्पेस ज़रूरी नहीं है टेबल सेटअप करें, कोई भी एक छोटा सा कॉर्नर बना ले जहाँ बैठकर काम कर रहे हो। फैमिली को पता होगा यहाँ बैठा है काम कर रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आप खुद भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे उस चीज़ से। कोई भी एरिया ऐसा बना लें घर के अंदर जहाँ पर आप बैठ के काम इजीली कर सकें, ठीक है। एक पीसी चाहिए होगा आपको, एक लैपटॉप या एक टैबलेट। मैं पीसी या लैपटॉप प्रेफर करता हूँ, स्मार्टफोन तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। स्मार्टफोन पे आप काम कर रहे होते हैं, बीच में मैसेज आएगा, आप अलग एक दुनिया में निकल जाएंगे। स्मार्टफोन को कोशिश करें साइड पर रख दें जिससे काम कर रहे हैं, पीसी पर काम करें, पीसी नहीं है लैपटॉप पर काम करें, ठीक है। कंफर्टेबल होके बिल्कुल आप काम करें, इसके अंदर कोई आपको जो है वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जिसमें भी जिस इन्वायरमेंट में आप जो है वो अच्छा फील करते हैं, आपको लगता है कि आप जो है वो सही से काम कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आप जो है वो सेटअप कर लें। रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन की हमने बात की कि वाईफाई कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो वो एक मैनेज कर लें। एक नोट पैड रख लें अपने पास जिसके अंदर आप पॉइंट्स लिखते रहें। अक्सर ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं अच्छा ठीक है ये रह गया, ये मैं बाद में करूँगा, वो बाद में करूँगा वाली चीज़ जो है वो फिर रह ही जाती है। तो उस चीज़ को हम अपने पास नोट डाउन कर लें, चाहे वो आप कहीं पर भी कर लें, कोई फाइल बना लें पीसी पर, या एक नोट पैड रख लें, या जो है वो किसी एप्लीकेशन के अंदर उसको एज अ टास्क डाल दें कि आपको ये काम करना है, तो वो चीज़ याद रहती है, वो मिस नहीं होती। क्या क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मीन्स कि आप इंटरनेट यूज़ कर सकें, आपको टाइपिंग थोड़ी बहुत आती हो, कीबोर्ड यूज़ करना, विंडोज़ यूज़ करना, कॉपी पेस्ट करना, फाइल अपलोड करना, ठीक है। बेसिक इंटरनेट नॉलेज हो, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, किसी साइट पर आपको एफिलिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करानी है वो आप कर सकें इजीली। ईमेल्स करना आती हो ताकि आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकें। इंग्लिश अच्छी समझ सकें, लिख कैसे सकें वो हम बाद में देखेंगे, उसके लिए एप्लीकेशन आती है कि हम किस तरीके से लिख सकें, किस तरीके से समझ सकते हैं। उसे समझना जो है वो इम्पोर्टेंट है। सामने जो हमारा एफिलिएट मैनेजर जो हमें कह रहा है, जो डील है किस तरीके से करना है, उसकी जो टर्म्स है वो हम समझ सकें, थोड़ी बहुत हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हों, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एफिलिएट मैनेजर होते हैं जो आपसे कहते हैं कि ठीक है हम आपसे स्काइप पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो अप्रूव करेंगे, या वो कॉल करते हैं आपको कि हम कॉल पर डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से काम करेंगे। तो थोड़ी बहुत जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो बिल्कुल कस्टमर सपोर्ट वाले जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, एक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स की आप बात कर सकते हो। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी काम हो जाता है, ठीक है। आप बात करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद इम्प्रूव कर लेंगे। तो मैं उस तरफ फोकस नहीं करूँगा कि आप इंग्लिश भी सीखें, और ठीक है इंग्लिश आती है एक प्लस पॉइंट है, थोड़ी बहुत भी आती है, आप समझ सकते हैं, अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, इट्स फाइन, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग एक जो है वो हमारे पास विन विन बिजनेस मॉडल है। विन विन बिजनेस मॉडल किस तरीके से कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसका भी फ़ायदा है, जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है उसका भी फ़ायदा है, और जो मिडल मैन जो एफिलिएट है उसका भी फ़ायदा है। तो हर तरीके से ये एक विन विन बिजनेस मॉडल है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अपने अंडर में एफिलिएट जो है वो ज्वाइन करवाते हैं तो भी आपका बेनिफिट है, अगर आप कस्टमर हैं तो भी आपका बेनिफिट है। आप कुछ डील्स के ज़रिए जो है वो उसको जो है वो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं उसके अंदर। अगर आप एफिलिएट है तो आप कमीशन अर्न करके उसके अंदर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एफिलिएट क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन। एफिलिएट एक ऐसा ब्लॉगर या एक ऐसी ईमेल लिस्ट या ऐसा कंटेंट क्रिएटर, बिजनेस ओनर, कोई वीडियो बनाने वाला जो उसको मोनेटाइज करता है अपनी ऑडियंस के लिए। मीन्स जब उसकी वीडियो पर या उसके ब्लॉग पर जो भी विजिटर आएगा या ऑडियंस आएगी तो उसके ज़रिए वो प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगा, ठीक है। प्रॉफिट अर्न कैसे करेगा, जब कोई कस्टमर वहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा या कोई एप्लीकेशन सबमिट करेगा जिसको हम कहते हैं लीड सबमिशन। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि लीड क्या होती है, ठीक है। या कोई भी जो है वो
क्लिक या इम्प्रेशन, ये तमाम जितनी भी टर्म्स में अभी कह रहा हूँ ये अभी हम सारी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो जो है मोनेटाइज करता है अपने कंटेंट को और उससे फिर वो कमीशन हासिल करता है। तो ये एफिलिएट की एक बेसिक डेफिनेशन है। एक एग्जांपल के साथ अगर हम इसके मॉडल को समझें, ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के लोग जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एक हमारे पास इंक्लूड है पब्लिशर यानी कि आप या मैं जो कि वेबसाइट बना रहा है अर्निंग करने के लिए, ठीक है। लेट से हम उसका नाम अभी इस वक्त रखते हैं अली, ठीक है। सेकंड हमारे पास इंक्लूड होता है कस्टमर जो वो चीज़ खरीदने के लिए आया है, ठीक है। लेट से हम उसको कहते हैं जेनी, ठीक है। और थर्ड एडवर्टाइज़र, ठीक है, जो कि वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसके लिए हम टर्म यूज़ कर लेते हैं असलम भाई। जिन लोगों ने प्रॉक्सी मार्केटिंग में काम किया उनको समझ आ जाएगा कि असलम भाई नाम क्यों रखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन तीनों का कनेक्शन किस तरीके से है। अली जो है वो पैसे कमाना चाहता है, अली जो है वो एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करता है, ठीक है। अली को पैसे कमाने हैं यानी हमें पैसे कमाने हैं और हम एक एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करते हैं। असलम भाई है जिसको बिजनेस हासिल करना है, उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, उसे सेल्स जनरेट करनी है, वो भी एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अली जो है वो असलम भाई के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करता है। अली एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करता है और जो असलम भाई से जो उसको बैनर्स मिले हैं या जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल मिला है उसको वो अपने ब्लॉग पे रखता है या उसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है या अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर उसको प्रमोट करता है, ठीक है। तो क्या स्टेप है हमारे पास, अली ने नेटवर्क ज्वाइन किया, असलम भाई ने भी सेम नेटवर्क ज्वाइन किया। उसके बाद अली ने जो है वो असलम भाई के जो है वो ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट किया और उसके बैनर्स को अपने कंटेंट के साथ लिंक किया। उसके बाद जो है वो जेनी आ जाती है, ठीक है। जेनी जो है वो अली के ब्लॉग को विज़िट करती है या उसकी वीडियो को देखती है, ठीक है। वहाँ पर वो जो बैनर दिया गया है या जो लिंक या जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल है उस पर क्लिक करती है। जेनी जो है वो चली जाती है असलम भाई के स्टोर पर, अली के ब्लॉग से वो चली जाती है असलम भाई के स्टोर पर। वो वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करती है, असलम भाई उसको जो है वो डिलीवरी दे देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ इससे, असलम भाई की प्रोडक्ट सेल हो गई, असलम भाई को बेनिफिट मिला। अली ने वो प्रोडक्ट सेल करवाई, ठीक है, अली को उसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। कमीशन कौन देगा, जो एफिलिएट नेटवर्क है वो कमीशन अली को प्रोवाइड करेगा। तो क्या हुआ कि असलम भाई ने एफिलिएट नेटवर्क को पेमेंट की होगी और एफिलिएट नेटवर्क ने अली को पेमेंट की जो उसका कमीशन बनता है, ठीक है। और जेनी को अपनी प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। आई होप कि आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि एफिलिएट किस तरीके से काम करता है और हमारा रोल क्या है इसके अंदर, ठीक है। हमारा रोल इसके अंदर अली का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 2 तरह के एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। एक होता है वन टाइम सेल और एक होता है रिकरिंग। वन टाइम सेल क्या होता है, ठीक है, इसका हम फ्लो देख लेते हैं। हमारे विजिटर जो है वो हमारे कंटेंट पे आता है, ठीक है, प्रोडक्ट के बैनर पे क्लिक करता है, वहाँ से वो जो है वो परचेज करता है, ठीक है, कस्टमर, और हमें उसका कमीशन मिल जाता है, ठीक है। ये वही अभी जो हमने असलम भाई वाली अभी एग्जांपल देखी, ठीक है, कि जेनी आई अली के ब्लॉग पे, अली के ब्लॉग से उसने असलम भाई की प्रोडक्ट की वेबसाइट पर गई, वहाँ से उसने असलम भाई से प्रोडक्ट खरीदी, जेनी को प्रोडक्ट मिल गई, असलम भाई ने अली को कमीशन पे कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक वन टाइम सेल्स फ्लो है। इसके अंदर क्या होगा, हर दफ़ा सेल्स के लिए हमें जो है वो नई जेनी चाहिए होगी कि नया कस्टमर हमारे पास आएगा, वो परचेज करेगा, उसके बाद हमें बेनिफिट उसका होगा। सेकंड हमारे पास क्या फ्लो होता है, रिकरिंग फ्लो। रिकरिंग फ्लो में क्या होता है, ट्रैफिक आती है कंटेंट पर, कंटेंट से वो जाते हैं प्रोडक्ट साइट पर, वहाँ से वो परचेज करते हैं और उसके बाद उसका बेनिफिट एवरी मंथ मिलता है। एक प्रोडक्ट के एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, लेट्स से केबल टीवी, ठीक है।
मुझे केबल टीवी चाहिए, ठीक है। मैं जाता हूँ गूगल पर केबल टीवी सर्च करने के लिए, ठीक है। मुझे अली की वेबसाइट मिलती है, मैं अली की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पर मुझे असलम भाई की प्रोडक्ट मिलती है कि वो केबल टीवी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं असलम भाई से केबल टीवी का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, अली को कमीशन मिल गया। मैंने फर्स्ट मंथ केबल टीवी यूज़ किया, मैं सेटिस्फाई था, मैं सेकंड मंथ भी इसको कंटिन्यू रखता हूँ असलम भाई के साथ, ठीक है। असलम भाई अली को सेकंड मंथ का भी प्रॉफिट देंगे, उसका कमीशन देंगे। जितने मंथ्स मैं वो केबल टीवी रिन्यू करता जाऊंगा, असलम भाई अली को वो प्रॉफिट देते रहेंगे, ठीक है। तो ये रिकरिंग इनकम है, ठीक है। तो हम इसको आगे जाके देखेंगे कि ऐसे कौन सी प्रोडक्ट्स है जो किसी को लाइफ टाइम चाहिए होती है, मतलब अगर वो एक बार ले लेता है तो वो लाइफ टाइम उसके लिए पे करता रहेगा और हमें उसका कमीशन मिलता रहेगा। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, ठीक है, जहाँ से हम जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जो रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। रिकरिंग और वन टाइम में एक जो मेजर जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि हमें वन टाइम में प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, रिकरिंग में हमें छोटी अमाउंट्स मिल रही होती है लेकिन वो लाइफ टाइम मिल रही होती है। हम कुछ ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे जहां पर हमें वन टाइम में 100% प्रॉफिट भी मिलेगा। मींस अगर वो $50 की सेल हुई है तो हमें वो $50 भी मिलेंगे, और उसके अलावा एवरी मंथ हमें उसका रिकरिंग परसेंटेज भी मिलता रहेगा। तो हमें फर्स्ट टाइम में 100% मिल जाएगा, उसके बाद उसके रिकरिंग के अंदर हमें 2-3%, 5% जो भी हम देखेंगे आगे जाके कि वो क्या परसेंटेज है, तो हमें वो भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकरिंग इनकम जनरेट हो जाती है। ओके, अब कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को लिंक कर देते हैं। वो समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल सेम है, ठीक है। तो हम ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को भी देख लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैं क्यों एफिलिएट मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर हमारे पास कस्टमर होता है, आपकी शॉप होती है जो आपने क्रिएट की है, और एक सप्लायर होता है जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को चेक करना पड़ता है, अपने पास उसकी इन्वेंट्री मेंटेन रखनी पड़ती है कि सप्लायर के पास वो चीज़ है या ख़त्म हो गई। एफिलिएट के अंदर हमारे पास वो चीज़ नहीं होती। एफिलिएट के अंदर हम जो है वो लिंक लगते हैं, हमारी वेबसाइट पर रख देते हैं, अवेलेबल है या नहीं है, वो जब वहाँ जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो अवेलेबल है या सोल्ड हो चुकी है। उसको वो नहीं तो कुछ और लेना है तो वो कुछ और परचेज कर लेगा। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको इन्वेंट्री मेंटेन रखनी होती है अपनी शॉप पर। आप अपनी शॉप क्रिएट करते हैं, सप्लायर की जो भी इन्वेंट्री है वो अपनी शॉप पर लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। होता क्या है, कस्टमर आता है, आप उसको रिटेल प्राइस पे वो चीज़ सेल कर देते हैं, लेट से $200 की, ठीक है। उसके बाद आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो करते हैं होलसेल प्राइस पे जो $150 है। तो क्या हुआ, इससे आपका $50 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने कस्टमर से $200 लिए, आपने सप्लायर को $150 पे किए, वो उसकी शिपिंग कर देगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट शिप करेगा कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। और आप अपना 50% प्रॉफिट पहले ले चुके होंगे, क्योंकि आप पहले कस्टमर से पेमेंट लेंगे, उसके बाद आप वो पेमेंट जो है वो सप्लायर को करेंगे, और उसके बाद आपको जो है वो उसका प्रॉफिट पहले मिल चुका होगा, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। तो आप देख रहे हैं कि एफिलिएट से कितना डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। क्यों मैं एफिलिएट मार्केटिंग को प्रेफर कर रहा हूँ, सप्लायर पर ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो चीज़ सही भेजेगा, क्वालिटी सही है या नहीं है, ठीक है। अगर वो चीज़ उसके पास कस्टमर के पास डैमेज जाती है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, तो वो सप्लायर को नहीं जानता, वो आपको जानता है। उसने आपके स्टोर से वो चीज़ परचेज़ की है, आपको उसको वो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस आइटम को रिटर्न करके उसके एक्सचेंज में सप्लायर से दोबारा शिपमेंट करवा के सप्लायर वो
प्रोडक्ट एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो आपको कस्टमर सपोर्ट एक हैंडल करना पड़ता है। तो कस्टमर सपोर्ट के हवाले से देखें तो वहाँ पे हमारा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो जब आप सप्लायर से जब आप कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो आपको एक पेमेंट गेटवे चाहिए। सप्लायर को पेमेंट करने के लिए आपको कोई पेमेंट फॉर्म चाहिए। ठीक है, लेट्स से अगर आप एक पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं पेपाल। ठीक है, अब आप पेपाल से जो है वो कस्टमर से पैसे ले लेते हैं कि कस्टमर ने आपको जो है वो पेपाल के थ्रू पेमेंट कर दी। सप्लायर जो है वो पेपाल एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है मुझे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करो या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट करो। ठीक है, तो वहाँ पर एक हमारा डिफरेंस आ जाता है, फिर हमें दोनों चीज़ें मैनेज करनी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है और कस्टमर कहता है मुझे तो पेपाल से पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये इश्यूज आ जाते हैं। फिर उनकी फ़ीस होती है, पेपाल की फ़ीस। ठीक है, फाइनेंशियली जो है वो उसके अंदर कुछ हमारे टैक्सेस वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मार्जिन में से कट होता जाता है। एफिलिएट के अंदर हमारे पास ये तमाम चीज़ें नहीं होती। एफिलिएट के अंदर हमें ये सब नहीं सोचना पड़ता कि क्या शिपमेंट लगेगी, कितना टैक्स लगेगा। वो जो है वो असलम भाई जाने और जैनी जाने, अली का कोई काम नहीं है। ठीक है, अली का काम है सिर्फ कमीशन लेना, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। अगर हम ड्रॉप शिपिंग में देखें तो अली को सब मैनेज करना है, अली को जैनी को जवाब भी देना है, अली को असलम भाई से कांटेक्ट भी करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो असलम भाई को बताना है, असलम भाई को ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, फिर असलम भाई की वेबसाइट से इन्वेंट्री जो है वो अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करनी है। कोई मॉडल अपग्रेड हुआ, ठीक है, तो उसको अपग्रेड करना है। किसी चीज़ की प्राइस चेंज हो गई तो प्राइस चेंज करनी है। ठीक है, अगर असलम भाई जो है वो किसी और करेंसी में वर्क करते हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन आता है, प्राइस चेंज होती है तो हमें वो भी चेंज करना है। ठीक है, ये बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर हमारी वर्किंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं प्रेफर करता हूँ कि हम एफिलिएट बिजनेस की तरफ जाएँ। ड्रॉप शिपिंग उस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप मतलब बेनिफिशियल है जब आप सप्लायर को पर्सनली जानते हो। अगर आपका कोई दोस्त है जिसका वेयर हाउस है, जो आपको पता है कि उसके पास प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, आपको मार्केट से बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगी, और उसके बाद आप उस चीज़ को जो है वो अपनी साइट पे लिस्ट करते हो, ऑर्डर आता है, आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि भाई ये यहाँ पे सप्लाई कर देना और ये मेरे नाम से सप्लाई होगी। एक ये भी इशू है, बहुत सारे लोग अली एक्सप्रेस के साथ काम करते हैं कि अमेज़न पे चीज़ें सेल करते हैं, लिस्ट करते हैं, जब ऑर्डर आता है वहाँ से तो उसे अली एक्सप्रेस से शिप करवा देते हैं। $5 की चीज़ अमेज़न पे सेल हुई, अली एक्सप्रेस पे $1 की है। अली एक्सप्रेस जब उस चीज़ को कस्टमर को बेचता है तो उसके साथ अपनी एक इनवॉइस लगा के बेचता है जिस पे मेंशन होता है कि ये $1 की चीज़ है। कस्टमर को पता चल गया कि आपने जो है वो $1 की चीज़ उसको $5 की सेल की है, नेक्स्ट टाइम वो आपकी साइट पे परचेस करने के लिए नहीं आएगा, तो आप कस्टमर लूज़ कर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग उस वक्त की जाए जब आपके पास सप्लायर एक अच्छा मौजूद हो, जिसके साथ आपके टर्म्स ऐसे हों, ठीक है, जहाँ पर आप चीज़ों को मैनेज कर सकें, इन्वॉइसिंग के हवाले से, पैकेजिंग के हिसाब से, शिपिंग के हवाले से। जिस टाइम पर जो है वो आपने प्रॉमिस किया है कस्टमर को कि चीज़ मिल जाएगी, उस टाइम पर उसको वो चीज़ पहुंच जाए, डैमेज ना हो, रिटर्न्स की बात हो जाए। ये सारी चीज़ें आप अगर सप्लायर के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो फिर ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाने में भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, आगे आप लोगों को समझ में ये कि एफिलिएट और ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों एफिलिएट मार्केटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एफिलिएट मार्केटिंग एज अ साइड बिजनेस भी किया जा सकता है, फुल टाइम बिजनेस भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं अपना आपको देखूँ तो मेरी 90% इनकम जो है वो एफिलिएट से जनरेट होती है। 5% अगर मैं कहूँ तो शायद मैं ड्रॉप शिपिंग एक स्टोर चला रहा हूँ वहाँ से जनरेट होती है। बाकी 5% मेरे कुछ क्लाइंट्स है SEO के, और जहाँ मैं टीचिंग वगैरह करता हूँ, ठीक है, जो कोर्सेज में लोगों को कराता हूँ, तो उससे इनकम जनरेट हो जाती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर आप इसको सीरियसली लेकर चलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट देगी, और अभी भी हम समझते हैं कि किस किस तरह के इन टर्म्स से जो है हम एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोसीजर को समझ सकते हैं, इस बिजनेस मॉडल को हम समझ सकते हैं। एक हमारे पास होता है PPA या पे पर एक्शन।
एफिलिएट बेस्ड करता है पे पर एक्शन पर, ठीक है। हमें उस वक्त पे होगा जब कोई एक्शन होगा, ठीक है। एक्शन क्या होगा? एक चीज़ होती है PPI, पे पर इम्प्रेशन, ठीक है। इम्प्रेशन क्या होता है कि अली अपनी वेबसाइट पे असलम भाई की वेबसाइट का बैनर लगाता है, ठीक है। कस्टमर आता है, वो उस बैनर को देखता है, क्लिक नहीं करता, सिर्फ देखता है। वो सिर्फ देखता है, उसको देखने के असलम भाई उसको पैसे देंगे, ठीक है। बहुत मिनिमम अमाउंट होती है, ठीक है, और ये पर 1000 पर कैलकुलेट होती है नॉर्मली, ठीक है। पर 1000 इम्प्रेशन क्या पेमेंट होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटा बिजनेस मॉडल अगर मैं कहूँ तो पे पर इम्प्रेशन है। अगर आपके पास बहुत अच्छी ट्रैफिक है, अगर आप कोई ब्लॉग चला रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक है, तो वहाँ पर आप पे पर इम्प्रेशन से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है पे पर क्लिक, PPC। PPC का मतलब है कि असलम भाई के बैनर पर क्लिक हुआ, अली की वेबसाइट से जेनी ने असलम भाई के बैनर को क्लिक किया, उस क्लिक करने के असलम भाई उसको पैसे देंगे, ठीक है। अगेन इम्प्रेशन से थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट होती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। उसके बाद है पे पर सेल, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि अगर जेनी अली की वेबसाइट के थ्रू असलम भाई के स्टोर से जाके कोई चीज़ परचेज़ करती है तो सेल जनरेट होती है, ठीक है, तो उस पर अली को प्रॉफिट मिलेगा, तो ये कहलाता है पे पर सेल, ठीक। ये टर्म्स दोनों के लिए, असलम भाई के लिए भी, अली के लिए भी, दोनों सूरतों में, एडवर्टाइज़र के लिए भी, पब्लिशर के लिए भी, दोनों के लिए जो है वो ये टर्म्स यूज़ होती है, ठीक है। पे पर सेल मीन्स वो पेमेंट करेंगे असलम भाई, तो पे पर सेल पेमेंट करेंगे, अली को कमीशन मिलेगा, तो वो पे पर सेल पे उसको कमीशन मिल रहा है। पे पर लीड, लीड क्या होता है? लीड बेसिकली होता है कि हमारी वेबसाइट से कोई एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होकर जाता है। इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो हमारे पास एक बहुत US के अंदर एक कैटेगरी है लोन्स की, ठीक है। लोग ऑनलाइन लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट लोन के लिए, डेब्ट कंसोलिडेशन लोन के लिए, पेडे लोन्स के लिए, कैश लोन्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं। उसके लिए जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट होता है वो कहलाता है लीड। वो लीड जाती है एडवर्टाइज़र के पास, एडवर्टाइज़र उस लीड को अप्रूव करता है कि ठीक है मुझे इसको जो है वो लोन देनी है या नहीं देनी, किस अमाउंट की देनी है, ठीक है। वो देता है नहीं देता वो एडवर्टाइज़र की मर्ज़ी है। मेरे पास से अगर एक लीड जनरेट होकर जा रही है और अगर वो एक जेन्युइन लीड है, उस लीड की वेरिफिकेशन होती है कि वो जेन्युइन लीड है या नहीं है, या मैंने ही जब अपने दोस्तों को बोला कि भाई ठीक है आके जो है वो एप्लीकेशन डाल दो, मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो उसके जो है वो वेरिफिकेशन होती है लीड की, उसके बाद हमें उस लीड की पेमेंट मिलती है, ठीक है। वेरिफिकेशन भी इंस्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि वो बाद में वेरीफाई होगा, सो उसी वक्त इंस्टेंटली जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, रोबोट्स होते हैं जो उसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और हमें उसका कमीशन मिल जाता है। लीड कमीशन कुछ कैटेगरीज़ के अंदर बहुत अच्छा भी है, इवन मैं कुछ कैटेगरीज ऐसी जानता हूँ जहाँ पे $1000 पर लीड कमीशन मिलता है, ठीक है। तो कुछ लीड्स पर अच्छा कमीशन भी मिलता है और कुछ ऐसी लीड्स हैं जहाँ पर $0.50, $1, ठीक है, इस पर एक कमीशन आपको मिलता है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी नीश है जिसके साथ काम करने पे एक रेंज ऑफ कमीशन होता है कि डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लीड्स के लिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों से लोन्स की बात की, तो लोन अमाउंट की बेस पे, लोन का टाइम पीरियड जो है उसकी बेस पे लीड की जो है वो अमाउंट डिसाइड होती है कि वो उसको 0.5 पे करना है या $100 पे करना है, $200 पे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पे पर लीड आ जाती है। इसी तरीके से PP कॉल, पे पर कॉल, अगर कोई वेबसाइट है जो कॉल पर लीड जनरेट करती है, ठीक है, एग्जांपल सेम है, लोन्स की वेबसाइट ज़्यादातर जो है वो मतलब ऑनलाइन भी होती है, वहाँ पे कॉल का भी ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वो कॉल से भी जो है वो
जनरेट करते हैं। इसके अलावा आजकल जो इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर कॉल थोड़ी सी कॉमन हो गई है, स्पेशली हेल्थ नीश के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर भी पेपर कॉल के कुछ बेनिफिट्स अच्छे हमें मिल रहे हैं। इसमें भी एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है, टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि 1 मिनट से कम की कॉल पर ये अमाउंट होगी, 1 to 2 मिनट पर ये अमाउंट होगी, 3 to 5 मिनट्स पर ये अमाउंट होगी। तो ये पेपर कॉल के डिफरेंट क्राइटेरियाज है जिस पर वो एक्सेप्ट करते हैं, इस पर पेमेंट करते हैं। पे पर व्यू थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, और अगर मैं कहूँ तो इम्प्रेशन और क्लिक से मिलता जुलता भी है। अमाउंट छोटी मिलती है इसके अंदर, लेकिन पे पर व्यू का मतलब आप लोग समझ लें कि पे पर व्यू क्या होता है। अली की वेबसाइट पर बैनर शो हुआ, दैट्स इम्प्रेशन। अली की वेबसाइट से वो असलम भाई की वेबसाइट पर क्लिक करके गया, वो पे पर क्लिक। असलम भाई की वेबसाइट वो व्यू करता है, ठीक है, वो वहाँ पर व्यू करता है, वो कुछ सेकंड्स वहाँ पर गुजारता है, ठीक है, दैट्स पे पर व्यू। अगर वो सिर्फ क्लिक करता है और बंद कर देता है तो पे पर क्लिक पे तो पैसे मिल गए, ठीक है, लेकिन पे पर व्यू उस वक्त मिलता है जब वो वहाँ पर कुछ सेकंड्स गुजारता है या उसके कुछ पर्टिकुलर पेजेस को देखता है, ठीक है, तो उस हिसाब से पे पर व्यू डिसाइड होता है कि वो कितनी देर वहाँ पर रुका, ठीक है, कितनी देर उसने, कितना टाइम उसने स्पेंड किया उस वेबसाइट पर, तो उस पर पे पर व्यू डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये कुछ पेपर एक्शन के हमारे पास टर्म्स थी। ये आगे जाके हमको काफ़ी इसके अंदर हम अभी देखेंगे, जब एफिलिएट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी कि कौन से एफिलिएट प्रोग्राम हमें जो है वो पीपीसी पर पे कर रहे हैं, कौन कौन से जो है वो पीपीएस पे, पीपीएल पर जो है वो हमें कमीशन पे कर रहे हैं। कॉस्ट पर क्लिक बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट को जज करने के लिए है, उसको कैलकुलेट करने के लिए है। अगर मैं फेसबुक पर कोई ऐड चलाता हूँ अपने ब्लॉग की, ठीक है, या एफिलिएट प्रोडक्ट की, ठीक है, मुझे पर क्लिक पे क्या पेमेंट फेसबुक को करनी पड़ी है। लेट्स से मैं $10 जो है वो पे करता हूँ फेसबुक को ऐड चलाने के, ठीक है, अब वो ऐड चलाने के मैंने $10 दिए और मेरे पास अगर 10 क्लिक आते हैं, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट पर क्लिक आ जाती है $1, ठीक है। अगर मेरे पास 20 क्लिक आते हैं तो मेरी कॉस्ट पर क्लिक आ जाती है $0.5, ठीक है। तो ये कॉस्ट पर क्लिक है कि मेरी वेबसाइट पर या मेरी प्रोडक्ट पर क्लिक आने के लिए मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ी, ठीक है। तो इट्स कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर एक्शन, मेरी साइट से जो सेल जनरेट हुई, ठीक है, जो कन्वर्जन हुआ, ठीक है, मेरी साइट से मैंने फेसबुक पर ऐड चलाई, वहाँ से मेरे पास एक विजिटर आता है, वो असलम भाई की वेबसाइट पर जाता है, वहाँ से वो परचेज़ करता है, ठीक है। तो वो जो क्लिक है उसके मुझे उस कंप्लीट एक्शन के कितनी पेमेंट करनी पड़ी। लेट्स से 10 क्लिक होते हैं, एक सेल होती है, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट पर एक्शन $10 होगी। अगर मैं $10 एडवर्टाइज़र फेसबुक को पे किए थे, ठीक है, तो जो मेरी कॉस्ट पर क्लिक है 10 क्लिक आते हैं तो मेरे पास कॉस्ट पर क्लिक $1 होती है, और अगर उसमें एक सेल जनरेट होती है तो मेरी कॉस्ट पर एक्शन $10 होती है, ठीक है। CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। इम्प्रेशन अभी हमने डिस्कस किया था कि इम्प्रेशन क्या होता है, जो हमारे पास व्यू आता है बैनर का। इसी तरीके से अगर मैं फेसबुक पे कोई ऐड चलाता हूँ जहाँ मैं पे करता हूँ फेसबुक को इम्प्रेशन के, ठीक है, तो CPM मीन्स कि मैं पर 1000 इम्प्रेशन फेसबुक को क्या पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट CPM। CR हमारा कन्वर्जन रेट या जो हमारा कन्वर्जन रेशो होगा, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करता है हम आगे इसको देखेंगे। CTR क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, हमारा क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है, जो हमने एड्स चलाई है उसका क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है EPC अर्निंग पर क्लिक। मैंने फेसबुक पर ऐड चलाई, $10, 10 क्लिक आए, पर क्लिक $1। जो मैंने सेल जनरेट की, ठीक है, एक सेल जनरेट हुई $10। लेट्स से वो जो सेल जनरेट हुई उसका
कमीशन मुझे $1 मिलता है। ठीक है, तो जब मुझे वो $1 मिलता है, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से फिर EPC कैलकुलेट करूँगा कि मेरी EPC कितनी बनती है, मेरी अर्निंग पर क्लिक कितनी हुई। ठीक है, अगर मेरे पास एक सेल होती है, $100 जनरेट होते हैं, ठीक है, और 10 क्लिक आए थे, ठीक है, तो इट मीन्स मेरी EPC $10 है। कैसे कि जो $10 के हमारे पास क्लिक आया वो 10 क्लिक थे और 100 हमने उससे अर्न किया। ठीक है, तो हमारे पास अर्निंग पर क्लिक जो हमारे पास जो क्लिक आए, अर्निंग जो हमारी जो है उससे अर्निंग पर क्लिक जो हमारी $10 है। ठीक है, आगे जाके हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे जब हम अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स को देखेंगे कि वो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करके हमें बता रहे हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो हमारे पास जो रेगुलर अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे तो उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या आ रही है, तो उससे हम अपना कमीशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके ज़रिए फिर हम अपना एडवर्टाइजिंग बजट भी जो है वो सेट कर सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं जो है वो $100 कमा रहा हूँ तो मुझे एडवर्टाइजिंग बजट कितना रखना है। ठीक है, शॉपर आईडी बेसिकली जो हमारा कस्टमर है, जो जैनी है, उसकी आईडी जो हमें असलम भाई की तरफ से मिलेगी कि ये आपके जो है वो एक शॉपर था जिसने जो है वो हमसे परचेजिंग की है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब अगर वो परचेजिंग होती है, वही कस्टमर दोबारा लेता है, तो हमें पता होगा कि ठीक है, मुझे इस कस्टमर के जो है वो कमीशन मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यूनिक विजिटर UV, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे कितने यूनिक विजिटर आ रहे हैं उस एफिलिएट के थ्रू। ठीक है, हमारे पास जो एफिलिएट नेटवर्क होता है वो हमें कंप्लीट रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर मेरी वेबसाइट है, वहाँ से 1000 क्लिक एफिलिएट नेटवर्क पे जा रहे हैं, ठीक है, उस 1000 में से वो मुझे बताता है कि इतने आपके यूनिक विजिटर हैं जिन्होंने क्लिक किया और ये वो विजिटर है जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ठीक है, मेरे पास अगर मेरे स्टेट्स मुझे बता रहे हैं कि मेरे पास वेबसाइट पे 1000 विजिटर आए हैं, ठीक है, तो जो क्लिक करके मेरे पास आगे गए हैं उसमें से कितने यूनिक विजिटर थे और कितने मेरे पास दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, फिर तो जो हमारे पास सेल होती है तो हमें पता चलता है उसके अंदर के वो यूनिक विजिटर ने ली या ये विजिटर जो है वो 10 बार आ चुका था, उसके बाद इसने परचेज़ की। ठीक है, तो हमें इससे आइडिया होता है कि ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जब लोग बार बार आ रहे हैं तो उससे जो है वो ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो आगे जब हम एड्स को डिस्कस करेंगे तो रीटारगेटिंग हम डिस्कस करेंगे, तो रीटारगेटिंग के अंदर हमें इसका काफ़ी बेनिफिट होगा इन टर्म्स का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। क्या क्या टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारी आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, इससे समझ लें। कोई अगर क्वेश्चन है इन टर्म्स के हवाले से तो आप लोग कमेंट्स के अंदर नीचे जो है वो बता सकते हैं, या क्लासरूम के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसके एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को बता दूँगा। आगे जाके वैसे भी हम ये सारी चीज़ें जो है वो एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप लोगों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आज की क्लास में एंड करते हैं। थैंक यू।